अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जी हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या है, उनको लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस क्यों कहते हैं? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम डिफाइन करते हैं द मोमेंट्री फोर्सेस, क्योंकि ये एक शॉर्ट मूवमेंट के लिए होते हैं। जब मॉलिक्यूल बड़े करीब होते हैं एक दूसरे के तो उस वक्त होते हैं। The momentary force of attraction created between an instantaneous dipole and induced dipole. Instantaneous dipole जो कि एक dipole तो आप लोग जानते होंगे जो कि एक शॉर्ट इंस्टेंट के लिए बन जाता है, और induced dipole मतलब एक मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर होता है और दूसरा मॉलिक्यूल उसको पोलराइज कर दे तो उसको हम induced dipole कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं ये बेसिकली इनका आइडिया सबसे पहले फ्रिट्ज लंदन ने प्रोवाइड किया था, इस वजह से इसको नाम भी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस दिया हुआ है। अच्छा, डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि हमें पता है, हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या डायपोल डायपोल फोर्सेस है तो वो नॉर्मली दोनों पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनके दरमियान कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होंगे? क्योंकि अगर हम गैसेस की बात करें जिसमें वान डर वाल ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, रियल गैस के हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। चूंकि रियल गैसेस लिक्विफाई भी होते हैं और आपको पता है कि जब भी कोई गैस लिक्विफाई हो जाता है तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान काफ़ी स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस एस्टेब्लिश हो जाते हैं। इसका मतलब है कि मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये फोर्सेस कौन से होंगे? तो इसके बारे में सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के प्रेजेंस का, वो फ्रिट्ज लंदन ने प्रोवाइड किया था। सो लंदन ने क्या किया? लंदन रिकॉग्नाइज दैट द डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम or molecule can create an instantaneous or momentary dipoles which attract with each other। कहा कि असल में होता क्या है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वहां पर वो तो परमानेंट डायपोल्स तो नहीं होते क्योंकि ओवरऑल तो वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन असल में उनके दरमियान कुछ टाइम के लिए, कुछ मूवमेंट के लिए पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मोमेंट्री या इंस्टेंटेनियस डायपोल्स कहते हैं। और वो डायपोल्स पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर लेते हैं, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहलाया जाता है। तो चलिए जी इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि ये एक हीलियम एटम है और ये दूसरा हीलियम एटम है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो चले ये जो ब्लैक आपको डॉट नजर आ रहा है, चले ये न्यूक्लियस है हीलियम एटम का, और ये जो ब्लू रीजन नजर आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है न्यूक्लियस के अराउंड। चूंकि आप लोगों को इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, चूंकि ये 2 डायमेंशनल है लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बिल्कुल सिमेट्रिकली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इस टाइम ये एक डायपोल नहीं है, ये दूसरा हीलियम एटम है। जब एक दूसरे के इंतहाई करीब आ जाते हैं तो यहाँ पर इनके दरमियान कुछ अट्रैक्टिव और इवन रिपल्सिव फोर्सेस एस्टेब्लिश हो जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस बेसिकली दोनों एटम के न्यूक्लाई के और इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के दरमियान होगा। सॉरी, रिपल्सिव फोर्सेस दोनों एटम के न्यूक्लाई और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के दरमियान होगा। जबकि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है तो वो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और दूसरे एटम का न्यूक्लियस इस वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है। इन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस में जब कुछ इम्बैलेंस आ जाता है तो उस वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इन मॉलिक्यूल का एक साइड पर थोड़ा ज्यादा मूव कर लेता है और न्यूक्लियस दूसरे साइड पर। लाइक आप लोग को इस डायग्राम में नाम नजर आ रहा है, इस साइड पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंपेरेटिव न्यूक्लियस के इस साइड से ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ना इस साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया है और दूसरे साइड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल में भी इस तरह के डायपोल क्रिएट हो चुके होंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स क्रिएट हो गए। हाँ, लेकिन ये परमानेंट डायपोल्स नहीं होंगे, ये इंस्टेंटेनियस डायपोल्स होंगे क्योंकि ये बड़े शॉर्ट मूवमेंट के लिए क्रिएट होते हैं। ये फिर मतलब नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फिर पोलराइज हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी
पोलराइजिबिलिटी कहलाई जाती है मॉलिक्यूल की, कि उससे मतलब डायपोल कितना आसानी से क्रिएट हो सकता है, मतलब द एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल और इवन आयंस टू बी पोलराइज्ड। अच्छा, अब ये जो दो डायपोल क्रिएट हो गए इंस्टेंटेनियस डायपोल, इसमें ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये बेसिकली लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। अब बेसिकली बात यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। अब लेट ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है, इसके करीब एक और इस तरह का नॉन पोलर हीलियम एटम आ गया, और ये अब ये क्या होगा, ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल होगा, ये इस दूसरे हीलियम एटम जो कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है, इसको पोलराइज कर देगा और बड़ा इजीली, क्योंकि लाइक इस साइड पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा और न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। सो इसका न्यूक्लियस स्लाइटली लेफ्ट की तरफ मूव कर लेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड राइट साइड की तरफ मूव कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, और ये भी एक डायपोल बन गया। इसको हम एट दिस स्टेज इंड्यूस डायपोल भी कह सकते हैं, बट ये इंड्यूस डायपोल भी एक मोमेंटरी डायपोल होगा, ये भी वर्क शॉर्ट मूवमेंट के लिए क्रिएट हुआ। इंड्यूस डायपोल क्यों है? क्योंकि इंस्टेंटेनियस डायपोल ने इसको पोलराइज कर दिया। सो यहाँ पर भी नाउ इन दोनों डायपोल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिस और जो कि कौन से फोर्सेस कहलाए जाते हैं जी? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहलाए जाते हैं। इस तरह से एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान भी जब वो करीब आ जाते हैं और वो पोलराइज हो जाते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स हो जाता है, तो वहां पर भी कुछ फोर्सेस इस्टेब्लिश हो जाते हैं, और ये फोर्सेस लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहलाए जाते हैं। और ये जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आप लोग देखते हैं, लगा आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि रूम टेम्परेचर पर इवन एटम्स है, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल है रूम टेम्परेचर पर इवन लिक्विड्स है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान रूम टेम्परेचर पर भी काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है। वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बेसिकली कौन से हैं जी? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। अच्छा, लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स वेदर पोलर और नॉन पोलर, but they are very significant for non-polar molecule like Cl2, H2, noble gases, etc. असल में जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे ये पोलर और नॉन पोलर दोनों में मौजूद होते हैं, बट बेसिकली पोलर में चूंकि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस से ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह मौजूद होती है, इस वजह से वहां पर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। यानी पोलर मॉलिक्यूल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली उनके अंदर मौजूद जो स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। इन वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें चूंकि ओनली लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ही मौजूद होते हैं, इस वजह से उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो इन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के स्ट्रेंथ पर काफी डिपेंडेंट होती है, तो वहां पर ये काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करने में। दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्सेस। अच्छा, इनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह स्टार्ट में मैंने बता दिया, ये फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में उस वक्त एस्टैब्लिश होते हैं जब वो एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। चूंकि ये जब दूर होंगे तो चूंकि फिर पोलराइजेशन नहीं होगी, इस वजह से ये फोर्सेस वो इंतहाई वीक या बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जब ये करीब आ जाते हैं तो चूंकि वहां पर पोलराइजेशन हो जाती है तो ये फोर्सेस इस्टेब्लिश हो जाते हैं, इस वजह से इनको शॉर्ट रेंज फोर्सेस भी कहा जाता है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर वीकर देन डायपोल अट्रैक्शन। यस, क्यों? क्योंकि वो परमानेंट डायपोल्स होते हैं और ये टेम्पररी डायपोल्स होते हैं या मोमेंटरी डायपोल्स होते हैं। Dispersion forces between molecules are much weaker than that of covalent bonding. Yes, लाज़मी बात है, जब डायपोल डायपोल फोर्सेस से वीक होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड से भी ये काफी ज्यादा वीक होते हैं। अच्छा, अब ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं इनका जो स्ट्रेंथ है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो बेसिकली दो फैक्टर्स है, एक मॉलिक्यूलर साइज है और दूसरा मॉलिक्यूलर शेप है। मॉलिक्यूलर साइज नॉर्मली वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा होगा या न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा उतना मॉलिक्यूलर साइज कम होगा, और उतना ही उस मॉलिक्यूल को पोलराइज करना, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स करना आसान होगा। यही वजह है कि जब मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है
तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल की, यानी वो मॉलिक्यूल इजीली पोलराइज होता है, और जितना इजीली पोलराइज होगा उतनी ही उनमें मोमेंटरी या इंस्टेंटेनियस डायपोल्स क्रिएट होंगे, और इस तरह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा। सो इस वजह से मॉलिक्यूलर साइज जब ज्यादा होगा तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। सो ये क्या लिखा है जी, स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, क्योंकि एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे डिपेंड करता है। With increase in size of an atom or molecule, polarizability increases and dispersion becomes easy, and strength of these forces also increases। वही बात है जी कि मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूर है, तो उतना ही उसको डिस्पर्स करना आसान होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को उसके ऊपर होल्ड कम हो जाता है, और इस तरह से डायपोल्स आसानी से क्रिएट होते हैं। For example, boiling point of halogens and noble gases increases down the group with increase in size. So यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, तो जब ना हम डाउन द ग्रुप आते हैं लाइक हेलोजेंस में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो चूंकि एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है तो मॉलिक्यूलर साइज भी बड़ा होगा, पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए फ्लोरीन का -188 है, क्लोरीन का -34 है, ब्रोमीन का 58 है, आयोडीन का 184 है, एस्टेटीन का 337 है। तो जितना हम नीचे आ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम नोबल गैसेस को देख ले जो कि मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, जितना हम डाउन द ग्रुप आते हैं, चूंकि एटॉमिक साइज ज्यादा हो रहा है तो मतलब मॉलिक्यूलर साइज भी ज्यादा ही हो रहा है, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर आप लोग देख लें तो हीलियम का -268 है, नियॉन का -245 है, आर्गन का -185 है, क्रिप्टॉन का -152 है, और जीनान का -107 है। तो जितना हम नीचे आ रहे हैं डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो रही है। Another फैक्टर जिन पर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, दैट इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूलर शेप। अब अक्सर मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका फार्मूला सेम होता है, मतलब जिनको हम आइसोमर्स भी कहते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। तो चूंकि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उनमें एटम्स एक जैसे हैं, इक्वल नंबर में हैं, तो लाजिम बात है उनका साइज हम कह सकते हैं कि उनका साइज तकरीबन एक जैसा होगा। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन है C4H10, तो ब्यूटेन दो होते हैं, एक को हम कहते हैं एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल बेसिकली स्ट्रेट चेन को कहता है, ठीक है, और दूसरा है आइसो ब्यूटेन। आइसो जब एक मीथाइल ग्रुप आ जाता है सेकंड कार्बन पे, तो इस वजह से फिर उसको आइसोब्यूटेन कहा जाता है। यानी मतलब आइसो सब प्रीफिक्स जो है ना, वो नॉमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम में उस वक्त यूज होता है जब एक मीथाइल ग्रुप चेन में सेकंड कार्बन के ऊपर आ जाता है। IUPAC में इसका नेम 2-methyl प्रोपेन है बेसिकली। अच्छा, अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स का फार्मूला सेम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, वो मॉलिक्यूलर साइज है, वो तकरीबन एक जैसा होगा, लेकिन फर्क है तो दोनों में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, शेप में। ये स्ट्रेट चेन है एन ब्यूटेन, जिसमें चारों कार्बन लीनियर मैनर में अटैच है, और सॉरी एन ब्यूटेन में, सॉरी एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है जिसमें सारे कार्बन लीनियर मैनर में अरेंज है, जबकि आइसोब्यूटेन में हाँ 4 कार्बन है, लेकिन इसमें 3 कार्बन एक चेन की शक्ल में, और एक कार्बन हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर ब्रांच की शक्ल में है। अब इस तरह की सिचुएशन में जो स्ट्रेट चेन होगा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा, और ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग देख ले तो एन ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -0.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि तकरीबन 0 के काफी करीब है, जबकि आइसोब्यूटेन का -12.5 डिग्री सेल्सियस है। सो इसका मतलब है कि आइसोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एन ब्यूटेन से तकरीबन 12 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसका स्ट्रेंथ भी कम होता है। अब क्यों? तो चले जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। असल में ये जो CH3 ग्रुप है, इसमें कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। इस ग्रुप का अपना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। चले ये सर्कल से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
इस तरह से C2 का अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। सिमिलरली ये दूसरा एन ब्यूटेन मॉलिक्यूल, तो ये दो एन ब्यूटेन के मॉलिक्यूल है। इसमें ये जो सर्कल्स ड्रा किए हुए हैं, आप ऐसे कंसिडर कर लें कि ये इस हर ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ लीनियर फैशन में करीब आ जाते हैं, तो जितने ज्यादा एटम एक दूसरे के करीब आएंगे उतने ही इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डिस्पर्स होगा। क्योंकि जब ये करीब आएंगे तो जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया, इन दोनों के न्यूक्लाई और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के दरमियान अट्रैक्शन एंड रिपल्जन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डायपोल्स क्रिएट हो जाएंगे और उनके दरमियान यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जितने ज्यादा एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, इन मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, उतना ही एक दूसरे को ज्यादा पोलराइज कर सकेंगे, जिसकी वजह से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम आइसोब्यूटेन को देख ले, चले हमने इसको ऐसे ड्रा कर दिया है, तो चूंकि इसमें ब्रांच है, तो जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनका ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा, यानी ज्यादा एटम्स एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डायपोल क्रिएट होंगे या मतलब इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट होंगे तो वो बहुत ही कम होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का स्ट्रेंथ होगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा। तो इन शॉर्ट हमने ये कंक्लूड किया कि जब दो ऐसे मॉलिक्यूल हो जिनका साइज कंपेरेबल हो और उनके शेप में फर्क हो, तो फिर जो स्ट्रेट चेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। जबकि जो ब्रांच है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, इसका मतलब उसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक होंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट चेन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वहां पर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। लेकिन जो ब्रांच मॉलिक्यूल है उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होगा, जिसकी वजह से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का स्ट्रेंथ भी कम होता है। सो मतलब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी स्ट्रांग होंगे। मॉलिक्यूलर साइज कम होगा, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक होंगे। शेप की अगर हम बात कर ले तो मैं लास्ट टाइम फिर रिपीट कर देता हूँ, स्ट्रेट चेन होंगे तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ब्रांच होंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कम होता है। ये जी एक ईटा में से क्वेश्चन भी आया था, लंदन फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, चूंकि आयोडीन का मॉलिक्यूलर साइज सबसे ज्यादा है, इस वजह से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस का स्ट्रेंथ इसमें सबसे ज्यादा होगा। अच्छा जी, ये तो थे जी 3 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि हमने डिस्कस किए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल फोर्सेस एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसके बाद जी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट ही है हमारे स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले चूंकि इवापोरेशन और वेपर प्रेशर ये दो चीज़ें थोड़ी अहम है, तो हम इनको भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें बॉइलिंग पॉइंट की सही समझ आएगी। अच्छा जी, इवापोरेशन क्या होता है? जब भी हम किसी लिक्विड को रख देते हैं एट एनी टेम्परेचर, तो वहां पर कंटिन्यूसली लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं, जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जो खुद ही कंप्लीशन की तरफ जाता है। So the spontaneous change of liquid into vapors at any temperature is called evaporation. ये बड़ा अहम है। इवापोरेशन जो होता है ये नॉर्मली एनी टेम्परेचर पे होगा। हाँ, लो टेम्परेचर पे कम होता है इसका रेट और हाई टेम्परेचर पर इसका रेट ज्यादा होता है, जो कि अभी आगे हम फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर ऑलवेज इन कांस्टेंट मोशन। ये हमें पता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें भी कंटिन्यूअस मोशन होता है, यहाँ पर भी इवन कोलिजन्स होती हैं और इन कोलिजन की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल के दरमियान। अच्छा, अब उसका इफेक्ट क्या होगा? सो एनर्जी नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सम इन ऑल मॉलिक्यूल अमंग ऑल मॉलिक्यूल्स। सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अच्छा जी, ये नेट डिसकंटिन्यू हो गया तो मैं इसको फिलहाल पास कर लेता हूँ।